बड़ा सिंपल है। If we are talking about magnetic force, which is also called as Lorentz force. So, if a charge Q is moving in magnetic field, with velocity v, तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है, फोर्स being a vector quantity is given by q into v bar cross b bar. ठीक है, देखो अगर इस प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड है, इसको परपेंडिकुलर ये फोर्स है, सॉरी ये मोशन हो रही है, तो v बार क्रॉस b बार इस पार्टिकल पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा। क्या सही है? यस सर। क्या आपको बचपन का वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद है क्या? एक्सक्यूज मी, क्या कहता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? वो डायरेक्शन देता है फोर्स की व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, ये चार चीज डायरेक्शन में मूव हो रहा है, मतलब ये करंट की डायरेक्शन है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन रहेगी। क्या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये सेटिस्फाई करता है क्या? देखो तो। यस सर। करता है। योर फिंगर शुड बी, करंट के डायरेक्शन में कौन सी फिंगर रहेगी? करंट के डायरेक्शन में कौन सी फिंगर रहेगी? सर इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर या सेंट्रल फिंगर? मिडल फिंगर। सेंट्रल या मिडल फिंगर करंट, फर्स्ट फिंगर इंडेक्स फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो थंब ये मोशन की डायरेक्शन देता है। देखो इसको ऐसे याद रखना है। सेंट्रल फिंगर सी से शुरू होता है करंट, फर्स्ट फिंगर फील्ड, हम एम मोशन। तो देखो ये ऐसे अरेंजमेंट आपने तब की थी। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इंडेक्स फिंगर ये फील्ड की डायरेक्शन में है, ठीक है, फर्स्ट फिंगर फील्ड इनसाइड, सेंट्रल फिंगर करंट, तो देखो थंब इज पॉइंटेड टुवर्ड अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से अंदर है, सेंट्रल फिंगर करंट इस प्रकार से है, तो थंब मोशन के डायरेक्शन में रहेगा। इज इट क्लियर? यस सर। सो एक्चुअली ये वही है, सिर्फ अब क्या हुआ 10वीं से हम यहाँ पर कितना आगे आए, तो अब हमें इसका मैग्नीट्यूड भी पता है। शायद से किसी के मन में भी सवाल आएगा, सर यहाँ पर तो करंट है, यहाँ पर तो चार्ज है, बट करंट मतलब क्या है?
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो, ठीक है। और इसको ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप लिख सकते हो, देखो ये v इज लेंथ कवर अपॉन टाइम। पॉजिटिव चार्ज करंट के डायरेक्शन में जाता है, एंड q बाई टी इज करंट, तो आप यहाँ से लिखोगे F इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B, ILB, ठीक है। वेयर L इज, ये वो एलिमेंट है जिसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट आप कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। इसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन रहेगी, तो ये फोर्स रहेगा I इंटू एल क्रॉस बी। इज इट क्लियर? Finger. Yes, sir. ओके, सो ये रहे हमारे दो रिलेशन मैग्नेटिक फोर्स। पहला रिलेशन है F इक्वल टू क्यू वी बार क्रॉस बी बार, दूसरा रिलेशन हमारा है F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। लगे तो यहाँ पर डॉट ले लूं, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ पर है, इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है वो देख लेते हैं फटाक से। कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है? पहला पार्ट हमने देखा था, अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है, हम यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और यहाँ पर कोई एक पार्टिकल v वेलोसिटी से एंटर करता है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये कोई एक पार्टिकल है पॉजिटिवली चार्ज, ये v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से अंदर जाने वाली है। आप v क्रॉस b करो, q v b, ठीक है, तो आपको ध्यान में आएगा इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इस प्रकार से रहेगा। इस पार्टिकल की कौन सी मोशन होगी? दिस पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या सही है? Yes, sir. ठीक है, ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, इसका चार्ज पॉजिटिव है, तो ये फोर्स रहेगा क्यू वी बी। अब देखो v और b के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो इसका मैग्नीट्यूड क्यू वी बी इतना ही आएगा। एंड दिस फोर्स विल एक्ट एज, किसके जैसा एक्ट करेगा अभी ये? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड इस प्रकार से अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्सक्यूज मी, क्या सही है? ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर कह सकते हो, आगे बाकी की वैल्यूज भी निकाल सकते हो। सेंट्रीपिटल फोर्स का वैसे फॉर्मूला है mv² अपॉन r, और ये है क्यू वी बी, तो यहाँ से हमारी वेलोसिटी आ जाएगी, ये एक वेलोसिटी इस वेलोसिटी के साथ चली जाएगी, तो ये आ जाएगी क्यू बी आर अपॉन एम। हमारी रेडियस आ जाएगी, कितनी आ जाएगी देखो, एम वी अपॉन क्यू बी। और इफ यू वांट टू फाइंड आउट टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी 2 पाई आर, और इसकी स्पीड है
QBR अपॉन M, R ने R को खाया, दिस विल बी 2 पाई M अपॉन QB। और अगर ऐसा है तो यू कैन ऑल्सो राइट एट फ्रीक्वेंसी। कितनी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी होती है सर 1/T। कितनी होती है? 1/T। क्या आ जाएगा आंसर? ये आंसर आ जाएगा QB अपॉन 2 पाई M। क्या सही है? Yes, sir. ठीक है, इज इट क्लियर? sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो, एक ही चीज से हमें इतने सारे रिलेशंस मिले हैं। चलो, तो ये ध्यान में आ गया, हाउ अ चार्ज पार्टिकल विल बिहेव इन मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका दूसरा एप्लीकेशन है, मतलब दो और एप्लीकेशन है, एक है वेलोसिटी सिलेक्टर एंड दूसरा कौन सा है? साइक्लोट्रॉन। ठीक है, अब वेलोसिटी सिलेक्टर बड़ा आसान है। आप क्या करते हो, आप कोई एक चार्ज पार्टिकल विथ सम वेलोसिटी यहां से भेजते हो। ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगी इस प्रकार से इनटू द प्लेन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, सॉरी दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेरा चार्ज है प्लस Q। ठीक है, ये मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, तो यहाँ पर फोर्स कितना लगने वाला है? तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा QVB। इसकी डायरेक्शन सर डायरेक्शन अपवर्ड रहेगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी Q इंटू E। उसकी डायरेक्शन कहां पर रहेगी? सर इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी। अब देयर विल बी सम पार्टिकल जिनका चार्ज एंड वेलोसिटी ऐसे रहेंगे कि ये मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस विल बी इक्वल। ठीक है, पार्टिकल एक ही टाइप के हैं तो उनका चार्ज फिक्स रहेगा, पर वो अगर डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से आएंगे तो सिर्फ ऐसे कुछ पार्टिकल रहेंगे जिनकी वेलोसिटी ऐसी रहेगी कि मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल। क्योंकि ऐसा क्यों है? देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स इस चार्ज पर डिपेंड करता है। अब सभी का चार्ज फिक्स है तो उनके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स फिक्स है। मैग्नेटिक फोर्स चार्ज एज वेल एज वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। चार्ज फिक्स है, वेलोसिटी चेंज हुई तो मैग्नेटिक फोर्स चेंज होगा। सो देयर विल बी सम पार्टिकल जिनके लिए magnetic force will be equal to electric force. This is Q V naught B equal to Q into E, और यहाँ पर आ जाएगा V naught equal to B by E. So ऐसे पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी will be equal to ratio of B by E. B by E के रेशो इतनी जिनकी वेलोसिटी है, उल्टा लिखा है क्या? नहीं, सही है। हाँ उल्टा हुआ ना सर? उल्टा हो गया सर। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ क्योंकि ये वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है। सो V नॉट इक्वल टू E बाई बी, ऐसी जिनकी वेलोसिटी रहेगी उनके लिए मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स,
और ऐसे पार्टिकल के ऊपर नेट चार्ज 0 रहेगा, they will travel in straight direction. फिर क्या होगा? फॉर पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी इज लेस देन v नॉट, सर वेलोसिटी इज लेस देन v नॉट है, इलेक्ट्रिक फोर्स उतना ही है, v नॉट की वैल्यू कम है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स कम, ऐसे सभी पार्टिकल, इनके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स, ये सभी पार्टिकल नीचे आ जाएंगे। ऐसे सभी पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी इज ग्रेटर देन v नॉट, इलेक्ट्रिक फोर्स उतना ही है, v नॉट ज्यादा है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स बढ़ गया, ये पार्टिकल ऊपर चले जाएंगे, वेयर v इज ग्रेटर देन v नॉट। तो सिर्फ v नॉट इतने वेलोसिटी के पार्टिकल स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाले हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी सिलेक्टर। इज इट क्लियर? Yes, क्या sir. ध्यान में आया? Yes, व्हाट sir. इज वेलोसिटी सिलेक्टर? पक्का? और दूसरा है साइक्लोट्रॉन। अब साइक्लोट्रॉन में हम क्या करते हैं? ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगी, इस प्रकार के डीज रहेंगे, एंड डीज विल बी प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इनको कनेक्ट किया जाएगा ऑसिलेटर के साथ। अभी ऑसिलेटर क्या करता है? ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब पोलैरिटी, ये चेंज करेगा। ठीक है, और ये है मेटेलिक डीज। अब आपको पता है इनसाइड अ मेटेलिक मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहती है। सो अगर ये आपने यहाँ से और यहाँ पर अपन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देंगे, इस प्रकार से बाहर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। ठीक है, बाहर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से कोई एक पार्टिकल एंट्री मारता है सेंटर से, तो देखो ये अगर उसकी वेलोसिटी है इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो v क्रॉस b, इसको बाहर के तरफ फोर्स लगेगा। कहां पर लगेगा? क्यू वी बी, v क्रॉस b, पार्टिकल ऊपर के डायरेक्शन में, v से b के तरफ, b बाहर के तरफ आ रही है, तो फोर्स इस प्रकार से लगेगा, ये पार्टिकल इस प्रकार से सर्कुलर मोशन करेगा। अब होगा क्या? इस पार्टिकल की मोशन शुरू हो गई, तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस मोमेंट पर इस एक्सीलरेटर को, ऐसा ऑसिलेटर को इस प्रकार से अरेंज किया जाएगा कि ये D1 विल हैव नेगेटिव चार्ज। सो होगा क्या? इस रीजन में जहां पर D नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, बिकॉज राइट नाउ दिस D1 इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज।
तो ये निगेटिवली चार्ज पार्ट, इसको निगेटिवली चार्ज करते हैं, इसको पॉजिटिवली। सो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, ये इसके तरफ एक्सीलरेट होगा। इनसाइड डी कोई फील्ड नहीं रहने वाली है, तो इसकी सर्कुलर मोशन होगी। जैसे ये बाहर आएगा, ये पोलैरिटी चेंज करने का अरेंजमेंट अपन कर लेंगे। मतलब अब ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, ये निगेटिव अट्रैक्ट करेगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स में v बढ़ता है, सर्कुलर मोशन कंटिन्यू रहने के लिए r भी बढ़ना चाहिए, तो इसकी रेडियस बढ़ेगी। अगेन इसके अंदर फोर्स कांस्टेंट, ये घूमते घूमते इधर गया। अब फिर से पोलैरिटी चेंज हो गई, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये इसको रिपेल करने वाला इस पार्टिकल को, ये अट्रैक्ट करने वाला है, एंड दिस विल बी लाइक। और इस प्रकार से हर बार व्हेन इट इज बिटवीन डीज पोलैरिटी चेंज होने वाली है, इसकी स्पीड बढ़ने वाली है, और इसको हम एक्सीलरेट करके 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 बहुत ज्यादा स्पीड से इस साइक्लोट्रॉन के थ्रू बाहर भगाएंगे। तो ये हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेगा यहाँ से। क्या सही है क्या? अब इसके लिए सभी रिलेशन आर सिमिलर टू दिस, क्योंकि सर्कुलर मोशन है और वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्यू हुई भी है। तो ये सभी रिलेशन इस प्रकार के सिमिलर रहेंगे। सो इसका एप्लीकेशन हो गया, इसका एप्लीकेशन ऐसा है कि हम चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करने के लिए साइक्लोट्रॉन को यूज करने वाले हैं। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. रहेगा सभी को ध्यान में? Yes, sir. तो मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स के एप्लीकेशन, ठीक है। अब कौन सा पार्ट है इस चैप्टर का दूसरा हमारा? यहाँ का दूसरा पार्ट है अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, और अब हम फील्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फील्ड देने का सबसे पहला काम किसने किया है? बायो सैवर्ट्स लॉ। क्या कहा इन्होंने? बोलो, क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा है कोई भी एक छोटा सा अगर करंट एलिमेंट है, उसके एक छोटे से डीएल लेंथ के कारण किसी आर डिस्टेंस पर अगर आपको फील्ड निकालनी होगी, एंड यहाँ से ऑब्वियसली दिस इज करंट एलिमेंट, मतलब यहाँ से कोई ना कोई करंट फ्लो होने वाला है। सो आप यहाँ की छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डीबी इसको निकाल सकते हो। दिस डीबी इज गिवन बाय, कैसे दिए जाएगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या लिखो आगे? I इंटू डीएल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वेयर। क्या सही है? वेयर थीटा किसके बीच का एंगल है? डीएल की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड आर बार या आर कैप, मतलब जहां पर पॉइंट प्लेस है उस पॉइंट, मतलब यहाँ पर ये अगर डीएल है
और ये r है, तो दिस एंगल विल बी थीटा। ठीक है, dl और r इनके बीच का एंगल थीटा रहेगा। फिर आप लिखते हो ये dB की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट 4 पाई I dl sin theta upon r square. Interestingly, this also follows, किसको फॉलो करता है? Inverse square law. बहुत बढ़िया, it also follows inverse square law. So क्या मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड से सिमिलर रहेगी क्या? बिल्कुल सही है सर, ये इसके साथ सिमिलर रहेगी। टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको किसी पॉइंट पर निकालनी है तो आपको यूज करना पड़ेगा इंटीग्रल डीबी। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका यूनिट बाय द वे रहेगा टेस्ला एंड ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब ये तो हुआ जनरलाइज डेरिवेशन। हमारे काम की दो चीजें हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टर। या मैं स्ट्रेट कंडक्टर लिखता हूँ, फिर इसकी स्पेशल केसेस लिखेंगे। देखो, ये अगर मेरा पी पॉइंट है और इस पी पॉइंट पर अगर आपको फील्ड निकालनी है, इट इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम द कंडक्टर। तो हम क्या करते हैं, इसके एंड्स को ज्वाइन कर लेते हैं। एक एंगल हो जाएगा अल्फा, एक एंगल हो जाएगा बीटा। ठीक है, और अब इस केस में हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय आर, डिस्टेंस उसका, इनटू, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वैसे ही बाहर। ठीक है, I बाय आर, डीएल के जगह बाकी आगे यहाँ पर आ जाता है साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। ठीक है, ये जनरलाइज रिलेशन हो गया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय आर, ये आर डिस्टेंस है, कहीं पर आपको दिखाई देगा ये डिस्टेंस डी कहा जाएगा, वॉट एवर इट में बी। ठीक है, इन टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। सो अब देखो इसकी एक एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। इनफाइनाइट लॉन्ग, इनफाइनाइट लॉन्ग होगा तो क्या होगा सर, ये बढ़ता जाएगा ऊपर। देखो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, ये अल्फा की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? Sir, increasing. इंक्रीजेस। ये इंफिनिटी पर पहुंच गया तब क्या होगा? देखो इंफिनिटी पर पहुंच गया
तो बेसिकली ये आर डिस्टेंस बहुत छोटा रहेगा। देखो आर डिस्टेंस अगर बहुत छोटा है तो ये अरेंजमेंट इस प्रकार से बन जाती है। क्या सही है? आर डिस्टेंस अगर बहुत छोटा रहा तो क्या दिस एंगल ऑलवेज मूविंग ऑलमोस्ट मूविंग टुवर्ड्स 90? तो ये 90 हो गए, साइन 90 की वैल्यू 1, यहाँ पे भी वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 2, ये 2 इस 4 पाई के 2 को खा देंगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय आर। क्या सही है? ये सेमी इनफाइनाइट है। मतलब क्या कि सर इस पॉइंट से वायर शुरू हो रही है और इंफिनिटी तक जा रही है, तो सर बीटा की वैल्यू 0 हो गई और अल्फा की वैल्यू 90, साइन 0 इज 0, तो उस केस में वैल्यू आ जाती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर। क्या सही है क्या? अब सिर्फ एक सवाल आएगा कि सर अगर ये पॉइंट, देखो हाँ सी वाली केस बताता हूँ मैं आपको, if this point is not in front of the wire, ये वायर है और मेरा P पॉइंट ना ये नीचे है, तो देखो अल्फा तो बड़ा ठीक से बन जाएगा, बीटा, तो हम क्या कहते हैं ऐसे केसेस में कि चलो एक काम करते हैं, लेट्स एक्सटेंड दिस वायर। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, ये पूरी अल्फा की वैल्यू है, तो इसमें से इतना एंगल कम करना पड़ेगा। देखो हाँ जरा ध्यान से, ये टोटल बड़ा अल्फा है, क्या पूरा का पूरा अल्फा कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या? नहीं, इतना पार्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर रिलेशन आ जाता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर साइन अल्फा कंट्रीब्यूट कर रहा है ऐसा कहेंगे तो उसमें से बीटा वाला पार्ट घटाना पड़ेगा। क्या सही है क्या? Yes, sir. ओके, क्या इसकी डायरेक्शन आप बता पाओगे क्या हर केस में? सर पाम रूल या राइट हैंड थंब रूल या क्रॉस प्रोडक्ट इसकी डायरेक्शन दे सकती है? क्या सभी के लिए क्लियर है इतना पार्ट? Yes, sir. ठीक है, हाँ, ये कंडीशन है when point is not in front of wire, when point is not in front of wire, इस प्रकार से रिलेशन बनेगा। क्या क्लियर है सबके लिए? चाहे यहाँ से आगे। Yes, sir. Ah, ओके, सो बायोसैवर्ट लॉ के बाद आता है एक बढ़िया लॉ, कौन सा लॉ है? बोलो, कौन आता है इसके Circuit बाद? कौन? एम्पियर Ampere सर्किटल circuit लॉ। law. Yes, sir. उसके पहले एक छोटा पार्ट हमने देखा था, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, देखा था क्या? ये आप शायद से बाद में देखा होगा बुक में।
इस प्रकार से अगर पूरा कोई मेरा लूप है कि उसका एक्सिस है, ये सामने वाली साइड है, ये बैकवर्ड साइड है, करंट इस प्रकार से मूव हो रहा है, तो इस पॉइंट पी पर जो फील्ड रहेगी वो हमें निकालनी है। हमने देखो ऐसा छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया था इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसको जोड़ दिया था, दिस विल बी डिस्टेंस आर, एंड इस डिस्टेंस को एक्स कंसीडर किया। ये डिस्टेंस है आर और इसकी रेडियस रहेगी कैपिटल आर। क्या याद है? Yes, sir. ओके, सो क्या आती है इस केस में वैल्यू हमारी? मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस will be equal to mu naught upon 4 pi two pi I into a square divided by a के जगह x आएगा क्या, या यहाँ पर a लाते हैं, divided by a square plus r square raised to the power 3/2। याद है? यहाँ पर सिर्फ cos थीटा वाला कंपोनेंट बचता है। हर एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगी, ये वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ cos थीटा वाले कंपोनेंट बचने वाले हैं। ठीक है, सो इट विल बी डेफिनेटली अलोंग द एक्सिस, और ये r की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो एक अंडर रूट उसका है एंड दूसरा अंडर रूट है cos थीटा का, जो वैल्यू आ जाएगी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको थीटा माना है ना, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा। ये 90 माइनस थीटा है, वैसे ये भी 90 माइनस थीटा है, ये दोनों 90 है, ये दोनों भी 90 है। ठीक है, सो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी, हाँ, साइन साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ साइन नहीं, cos थीटा आ जाएगा a अपॉन अंडर a बाय आर, आर की वैल्यू रहेगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। cos थीटा की जरूरत है ना हमें, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, सो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या सही है? उसको एंगल में गड़बड़ी हुई है क्या? ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर फिर स्पेशल केस आ जाती है हमारी, हाँ, कि अगर हमारा ये ए छोटा होते जाएगा, ए छोटा होते जाएगा तो क्या होगा, ये पॉइंट घूमते 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 सेंटर पर आ जाएगा। देखो ए छोटा हो गया तो ये सेंटर पर आ गया, तो फिर हम ये वैल्यू लिखेंगे, एक सेकंड ना, दिस शुड बी आर स्क्वायर। एक मिनट मुझे वैल्यूज ठीक करने दो।
ये अगर x है तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा, दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब सही है, यहां से डिस्टेंस रहेगा ना कैपिटल आर का स्क्वायर, और फिर साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कॉस थीटा वाले एडजेसेंट कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, साइन थीटा वाला कंपोनेंट बचेगा एंड साइन थीटा विल बी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कैपिटल आर अपॉन छोटा आर आएगा। ठीक है, अब सही है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और अगर ये x छोटा छोटा होते गया तो नीचे सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, तो ये आर क्यूब, आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 आर क्यूब रहा, आर क्यूब में से आर स्क्वायर ऊपर वाले आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर सेंटर ये रिलेशन आ जाएगा म्यू नॉट 2 पाई 4 पाई को, पाई पाई को खाएगा 2, 4 का 2 बना देगा, म्यू नॉट ऊपर रहेगा आई डिवाइडेड बाय, यहाँ पर सिर्फ 2 बचे हैं और या आर क्यूब में का सिर्फ आर बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, if there are n number of turns then magnetic field will be n times। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स रहेगी। क्या सही है क्या? और फिर आप कहते हो कि सर ये रिलेशन तो हमारे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेन, और इसलिए फिर आप आगे जाकर कहते हो कि दिस मैग्नेटिक सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बिहेव्स एज मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है वैसे ये मैग्नेटिक डाइपोल रहेगा, सर्कुलर लूप बिहेव्स एज मैग्नेटिक डाइपोल। और वहां पर आप फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नाम की एक क्वांटिटी एस्टेब्लिश करते हो, क्या होती है वो, कोई बता सकता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, देखो ये पाई इंटू आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया, सो आई इंटू ए इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन विल बी in the direction of area vector that is perpendicular to loop। ठीक है, ऑब्वियसली यूनिट आ जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। और जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक डाइपोल बिहेव करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल याद है ना, P बार इक्वल टू Q इंटू 2a, डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव, वैसे ही ये मैग्नेटिक डाइपोल रहेगा। ठीक है, चलो आगे जाते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट एम्पियर सर्किटल लॉ। ये बड़ा अच्छा लॉ है। क्या कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ? सर हर बार ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। कि इस प्रकार से करंट कैरिंग कंडक्टर रहेगा एंड इफ वी आर हैविंग सच काइंड ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है, सॉरी, देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है विच इज कैरिंग करंट आई, और अब आपको इस P पॉइंट पर फील्ड चाहिए, P पॉइंट पर आपको फील्ड चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप इस P पॉइंट को लेकर एक लूप कंसीडर करोगे।
देखो ये प्रोसेस बड़ी इंटरेस्टिंग है, लूप दिया नहीं रहेगा, जिस पॉइंट पर फील्ड चाहिए उस पॉइंट को लेकर आप एक एम्पिरिकल लूप कंसीडर करोगे, इसकी डायरेक्शन लेनी पड़ेगी कि कौन से डायरेक्शन में जाना है। सो ये डायरेक्शन आपको राइट हैंड थंब रूल देता है। ये क्या कहता है, अगर आपकी राइट हैंड की फिंगर्स इस लूप के अराउंड जा रही है तो थंब के डायरेक्शन का करंट विल बी पॉजिटिव। अगर आपकी फिंगर्स अराउंड द लूप जा रही है, राइट हैंड को अगर आप कर्ल करते हो तो योर थंब विल बी पॉइंटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन इन दिस केस, और अपवर्ड करंट पॉजिटिव रहेगा। और फिर हम कहते हैं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, इनसाइड वाला करंट। क्या सही है? इनसाइड Yes, वाला sir. करंट आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। बड़ा आसान है ये, ठीक है। अब ये साइक्लिक इंटीग्रल है, मतलब जहां से शुरू किया वहां पर वापस जाओगे, टिपिकली ये डीएल अपना सर्कमफरेंस आ जाएगा, ठीक है। और जनरली आप लूप इस और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगेन वही पाम रूल, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, इसकी डायरेक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। कहाँ पर डिस्कस की है? ये यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, या फिर यहाँ पर डिस्कस की है करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। वही पार्ट डायरेक्शन के लिए यहाँ पर अप्लीकेबल रहेगा। इज इट क्लियर? इसके काफी अप्लीकेशन है, हाँ, वो अपने को समझने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। फिर इसको हमने यूज किया था टोरॉइड एंड सोलेनॉइड में, याद है क्या? Yes, sir. सोलेनॉइड के केस में क्या लिखा हमने? इस प्रकार से कोई एक सोलेनॉइड है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, इट इज म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। एंड सेम रिलेशन इज अप्लीकेबल फॉर टोरॉइड आल्सो। टोरॉइड की क्या खासियत है? टोरॉइड ये डोनट है, टोरॉइड इज लाइक डोनट। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट एन आई, पर यहाँ पर एन रहेगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, रेडियस उसकी, ठीक है। इसलिए आप इसको एन टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ऐसा भी लिख सकते हो। क्या क्लियर है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके, तो फिर यहाँ से आगे जाते हैं। फिर कौन सा पार्ट बचता है हमारा? फोर्सेस बिटवीन, फोर्सेस बिटवीन किसके बिटवीन का फोर्स निकालना है हमें? Sir, two parallel conductors. बिल्कुल सही है। कितना आएगा ये? फोर्स ऐसे दो कंडक्टर्स है एक दूसरे को पैरेलल, आई ए
इतना करंट इसमें है, IB इतना करंट इसमें है और इनके बीच का डिस्टेंस D है। तो देखो सिंपल है, करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो ये A के कारण यहाँ पर B के पास मैग्नेटिक फील्ड रहेगी और फिर क्या होगा, दिस B विल बी प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड और इसके कारण इनके बीच पर फोर्स लगने वाला है। ठीक है, सिमिलरली B के करंट के कारण A के पास मैग्नेटिक फील्ड रहेगी और उसके कारण A के ऊपर भी फोर्स लगेगा और फिर आपको ध्यान में आएगा लाइक करंट्स अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। Repel. लाइक करंट्स रिपेल एंड अनलाइक Attracts. पक्का Yes, sir. पक्का। देखो ये रिलेशन आ जाता है हमारा, फोर्स इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, पहले का करंट है A, दूसरे का करंट IB अपॉन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन R D इंटू इसकी लेंथ और फिर आप कहते हो फोर्स पर यूनिट लेंथ F बाय L इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। देखो अगर दोनों ये पैरेलल है तो ये करंट की डायरेक्शन है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, B के कारण यहाँ की जो फील्ड है दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, तो हमें रिलेशन पता है, इसी डायरेक्शन में L रहने वाला है आपका, दिस इज LB की डायरेक्शन, दिस इज LA की डायरेक्शन, L क्रॉस B, L क्रॉस B इधर आ रहा है, L क्रॉस B इधर आ रहा है, इसका मतलब लाइक करंट्स attract unlike ठीक है, पक्का। Yes, sir. सो लाइक करंट्स मतलब पैरेलल करंट्स, हाँ, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अनलाइक मतलब एंटी पैरेलल। ठीक है, और फिर आप यहाँ से फोर्स पर यूनिट लेंथ से एम्पियर करंट को डिफाइन करते हो कि अगर वायर पर लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ, कौन से वायर पर, जिनकी लेंथ 1 मीटर है और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी 1 मीटर है, तो उनके ऊपर लगने वाला फोर्स अगर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इतना रहेगा, तो उनके थ्रू फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर इतना रहता है। ऐसी इनडायरेक्ट आप एम्पियर की डेफिनेशन करते हो। ठीक है, और फिर आखिरी पार्ट है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और फिर उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो उतना पार्ट जो बाकी है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।